आदरणीय जयश्री सिंह जी, माननीय हिंदी प्रेमियों, माननीय कवियों, आदरणीय अध्यापक बिंदुओं, प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार। मारा अथनेशियस कॉलेज का आरंभ 1955 में हुआ। कॉलेज NAAC accredited A+ grade institution or college with the potential for excellence है। आचार्य जी हैं डॉक्टर शांति ए अविरा, आप भी कॉलेज की उन्नति के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। प्रस्तुत देशी इस संगोष्ठी का विषय है कविता का कोरोना काल। हमारे डर कि पलायन नहीं था, रेलें अचानक बंद कर दी गई थी, राज्यों के बीच परिवहन रोक दिए गए थे, काम शून्य पर पहुंच गया था, लेकिन पेट का खोडर लॉकडाउन की अगली सुबह भी रोटी की मांग कर रहा था। दुकानदारों ने बेरोजगारों को उधार देने से मना कर दिया और बेरहम मकान मालिकों ने मौके का फायदा उठाकर किराएदारों से मकान खाली करवा दिया। इन दृश्यों को ज्योति चावला अपनी कविता केवल एक रंग में अराजक दृश्य कहती है, जिसमें बेपरवाही का चरम अट्टहास और चित्कार दोनों दिखाई देता है। और इन दोनों दृश्यों को दुनिया की किसी कला में, किसी भाषा में उकेरा नहीं जा सकता। वे लिखती हैं कि उनके पास है एक गौरवशाली इतिहास मनुष्य को शब्दों में उकेरने का। जिस समय असहाय होकर रह जाएं रंग, कलाएं और भाषाएं, उसको लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता। भूमंडलीकरण के दौर में पहली बार शहर से गांव की ओर मजदूरों का पलायन हुआ। 60, 70, 80 के दशक में प्रेमचंद के होरी की जो संतानें गांव छोड़कर शहर की ओर आई थी, वही 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम चरण में शहर छोड़कर गांव लौटने पर मजबूर हो गई। इत्तेफाक से रेणु जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है, और यह भी इत्तेफाक है कि इसी वर्ष फैली कोरोना महामारी के प्रभाव में कई मजदूर बेरोजगार होकर अपने गांव लौट गए। इतने बड़े जन समुदाय के अचानक गांव पहुंच जाने पर अवश्य ही ग्रामीण जीवन में एक उथल पुथल मची होगी, जिसकी ओर संकेत करते हुए विष्णु नागर जी लिखते हैं, एक नर्क चला जाएगा, एक नर्क आ जाएगा, अपना होकर भी जो कभी अपना नहीं रहा वह आसमान आ जाएगा, गांव आ जाएगा एक दिन फिर लौटने के लिए, आंधी बन लौटने के लिए गांव आ जाएगा, मौत आ जाएगी, शहर की आड़ होगी, गांव छिप जाएगा। ये सांकेतिक पंक्तियां उस अपनी कही जा सकने वाली जमीन की सच्चाई को खोल कर रख देती हैं। इनमें अपनों के अपना न होने का गहरा दर्द है। यदि ये दर्द न होता तो कोई घर छोड़कर लौटता ही क्यों? हर बार के घर लाने और इस बार के घर जाने के बीच का जो फर्क है वही इस कविता में नर्क है। बेकाम होकर पहुंचने के बाद का अपमान और बेबस होकर फिर शहर लौटने की मजबूरी मनुष्य के आत्मसम्मान की मौत नहीं तो और क्या है। और अब जब स्थितियां कुछ सामान्य होने पर गांव का वही व्यक्ति फिर शहर लौट रहा है अथवा देश से विदेश पहुंच रहा है, तो वहां उसके लिए सब कुछ बदल चुका है। उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। मनुष्य की ईमानदारी, उसके कौशल और स्वाभिमान की ये चोट नारकीय यातना सम नहीं तो और क्या मानी जाएगी। कोरोना महामारी के चलते जो स्थितियां देश में बनी रही, उससे देश का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। संक्रमण के डर से लगी तालाबंदी और घरबंदी की स्थितियों ने लगभग हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर आयु के व्यक्ति को प्रभावित किया। बेरोजगारी के चलते युवा तो महामारी के चलते वृद्ध पीड़ित हुए ही, लेकिन घरबंदी की मजबूरी ने छोटे छोटे बच्चों तक से
उनके खेलने कूदने के अधिकार छीन लिए। अपने मौलिक अधिकारों से वंचित बच्चे महीनों तक घरों में कैद रहने पर विवश हो गए। इन्हीं असुरक्षित स्थितियों में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपनी माँ की उंगली थामे अपने छोटे से जीवन की सबसे लंबी यात्रा तय कर रहे थे। 21वीं सदी के ये मासूम अपने हिस्से आई इस बेरुखी को अपने नन्हे कदमों से नाप रहे थे। धूप और धूल की मार सहते कंधों पर लदे शिशु जाने किसके लिए बोझ बने हुए थे। उन मासूमों के हिस्से आए आंसू और सिसकियों को इंगित करते हुए निरंजन क्षत्रिय लिखते हैं, गहरी नींद में भी वह लेता है सिसकियां देर तक। ये सिसकियां पीड़ा का निष्पन्न है, अधिक विचलित करती हैं उसके रोने से भी। जब उस बच्चे की नींद में अटकी ये सिसकियां थमेंगी, कोरोना तभी जाएगा। सोचने वाली बात है कि उनके हिस्से आए आंसू और उन सिसकियों ने उनकी मासूम अवचेतन पर कितना गहरा प्रभाव किया होगा। घर पहुंचने के बाद भी ना जाने कितनी रातें वे बिस्तर पर पड़े पड़े सिसके होंगे। बचपन में देखे ये दिन उनके विकसित हो रहे मानस पर कैसा प्रभाव डालेंगे, इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। दरअसल ये कोरोना का हमला नहीं, ये उन स्थितियों का अंश है जो कोरोना काल में पैदा हुई। बच्चों की मासूम स्मृतियों के इस वंश का मिट पाना लगभग असंभव है। ये निश्चित है कि नींद की ये सिसकियां जीवन पर्यंत उसे नींद में सिसकने पर मजबूर कर देंगी। ये बिल्कुल बेकाबू होंगी। टीका आने पर संक्रमण तो कमजोर पड़ जाएगा, किंतु ये सिसकियां जीवन पर्यंत उसे कमजोर करती रहेंगी। एक दूसरी नजर में मानस पटल पर जड़ चुके ये चित्र भविष्य में ही नहीं वर्तमान को भी बेचैन किए हुए हैं। इस बेचैनी को उन दिनों हम में से कईयों ने महसूस किया। उन्हीं अनुभूतियों को शब्द देते हुए हरि मृदुल अपनी कविता फिर भी में लिखते हैं, सुनिएगा। पंखा सरसरा रहा है 5 नंबर पर अपनी अधिकतम सामर्थ्य के साथ, फिर भी हवा गायब लगती है। फिर भी पी जाता है कोई न कोई मच्छर, नमक से निरंतर गल रही देह से खून। बच्चे गहरी नींद में है, फिर भी बीवी कई बार करवट बदल चुकी है। मैं सोया नहीं हूं, फिर भी आंखें मूंद कर पड़ा हुआ हूं बिस्तर पर चुपचाप। इन स्थितियों को भी देखिए। जिनके पास घर है उनकी आंखों में भी नींद नहीं है। सड़क पर चलते हुए पिता की गोद में रूठ कर सो चुके बच्चे की नींद में ली जा रही सिसकियां मध्य वर्ग के परिवारों के दिमाग में किस कदर घर कर लेती है कि अपने ही घर में रात के समय बिस्तर पर सुरक्षित लेटे बच्चों को तिरछी निगाह से देखकर पिता इस बात का संतोष कर लेना चाहता है कि उसके अपने बच्चे नींद में सिसकी तो नहीं ले रहे हैं। बच्चों के पास लेटी बीवी करवट बदलती उसकी वह स्त्री को देखकर वह खुद को इस बात का संतोष तो दिला लेता है कि उसका अपना परिवार सुखपूर्वक सो रहा है, लेकिन इस संतोष के बाद भी वह खुद नहीं सो पाता। माथे पर हाथ रखकर आंखों को जबरन ढांप कर चैन की नींद सोने का वो प्रयास तो करता है, लेकिन पलकों के उस पार चल रहे दृश्य पलकें मूंद लेने पर भी पीछा नहीं छोड़ते। बिस्तर पर लेटे लेटे वो उस आदमी के दर्द को अपने भीतर महसूस करने लगता है जिसके बच्चे रोकर सड़क के किनारे सो गए, जिसकी करोड़ती स्त्री धीरे धीरे चलती हुई कदमों के तेज होने का झूठा भ्रम पाले लगातार चल रही है। ये पीड़ाएं निम्न वर्ग ने झेली जरूर, लेकिन उनके इस दर्द से मध्य वर्ग भी लगातार छटपटाता रहा। न जाने कितने ही मध्यम वर्गीय परिवारों के स्त्रियों और पुरुषों ने सड़कों पर छटपटाती मासूम भूख को देखकर उन दिनों अपनी थाली में रखी रोटी को थाली से चुपचाप
चुपचाप बाहर कर दिया। कितनों ने ही हाथ में लिए हुए निवालों को गटक लेने में भी अपराध बोध का अनुभव किया। यहाँ इस बात का वर्णन करते हुए मुझे लगातार अनूप सेठी जी का वह संस्मरण याद आता है, वह मार्मिक संस्मरण जिसमें वे कहते हैं कि बिना किसी गलती के अपनी थाली के उस निवाले को मुंह में रखते हुए अपराधी होने का अनुभव होता रहा। ये सच है कि जरूरत भर के खाने से आगे का एक निवाला भी संवेदनशील लोगों को बेईमानी लगने लगा था। थाली में रखी रोटी न जाने कितने ही दिनों तक टीस बनकर चुभती रही। पटरी पर बिछी गोल रोटियां रेल की तरह दौड़कर नींद में घुस जाती रही और बिस्तर पर पड़ा कवि जाने कितनी ही रातों ठीक उसी तरह छटपटाता रहा जैसे उस रात पटरी पर सोए हुए लोग छटपटाए होंगे। एक दूसरी मनोदशा देखिए, जहां संक्रमण के डर से घर में कैद व्यक्ति खिड़की के से बाहर की हलचलों को देखता और सुनता है। वह उसे जानने और समझने का प्रयास करता है। एक खिड़की ही है जो उसे बाहर की दुनिया से जोड़ती है, लेकिन इस खिड़की की भी अपनी सीमाएं हैं। बाहर से रह रहकर एम्बुलेंस की आवाजें आती हैं और एक एक बीमार को उठाकर ले जाती है। एक समय बाद बाहर की हलचलें थम जाती हैं, लेकिन एक समय के बाद वही हलचलें घर में कैद व्यक्ति के भीतर सुनाई देती हैं। ये हलचलें बाहर की हैं या भीतर की, ये फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। सुनिए, कवि बोधिसत्व की ये पंक्तियां जो कोरोना काल में आम जन के भीतर की व्याकुलता को शब्द देती हैं। किसे ले गए लोग, क्यों ले गए, कौन लोग हैं जो रोना नहीं भूल पाए अब तक इस भौतिक संसार में। खिड़की खोलकर देखता हूं बेमियादी कैद से बाहर झांकने की यही सीमा है। दुख और यातना का कारण जान भी लूं तो मैं क्या कर लूंगा, फिर भी किसे और क्यों ले गए लोग, ये ठीक ठीक जाने को आतुर झांकता हूं बार बार बाहर। 2 दिन पहले मुक्तिपथ पेज पर बात करते हुए वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी जी कह रहे थे कि कविता लिखने के लिए कवि में संवेदना के साथ साहस का होना जरूरी है। उनके कहे अनुसार अपने समय में कविता के जरिए हस्तक्षेप करते हुए कवि साहस के साथ अपने को ही नहीं बचाता, बल्कि अपनी भाषा और अपनी सभ्यता को भी बचा लेता है। जहां मनुष्य की सत्ता समाप्त हो जाती है, वहीं एक छोटी सी चिड़िया अपने हस्तक्षेप से मौन को चीर देती है। उसके इस साहस को एक छोटी सी कविता में अभिव्यक्त करते हुए वे लिखते हैं, इस निर्जन को भंग करती है एक चिड़िया की चहचहाहट। भाषा के निर्जन में कविता मौन मार्ग है। ये उन दिनों की व्यवस्था थी जिसके हम सभी भुक्तभोगी रहे हैं। एक डरावनी शांति, संदेह और अकेलेपन के उन दिनों में चिड़िया की मासूम सी चहचहाहट बचे रहने का आश्वासन देती थी। यह हमारे आसपास की वो आवाज थी जिसे इससे पहले हमने कभी महत्व नहीं दिया, जिसके होने का महत्व उन दिनों अचानक बढ़ गया जिन दिनों दुनिया मौन थी। वाजपेयी जी की एक दूसरी कविता देखिए। एक दीवार है, उसमें एक दरवाजा है, वो बंद है इसलिए दीवार लगता है। दीवार जब सांस लेना चाहती है तो खुलता है दरवाजा, कभी भीतर कभी बाहर, फिर बंद हो जाता है। दीवार चुप्पी है, दरवाजा आवाज। खिड़की और दरवाजों के बिंब कविता में पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में दीवार में उनके होने का महत्व पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया। कोरोना काल में लिखी कई कवि की ये छोटी छोटी कविताएं संसार के नाम लिखी चिट्ठी है। ऐसे समय में जब कवि घर में बंद है, उसने कविता के मौन रास्ते
संसार के नाम असंख्य चिट्ठियां लिखी हैं। ये चिट्ठियां कभी पृथ्वी, कभी ईश्वर, तो कभी नीरों को चीरती चिड़िया के नाम लिखी गई है। उन चिट्ठियों में अनगिनत पुकारे हैं, असंख्य प्रार्थनाएं हैं, सिसकियां हैं, स्तब्ध कर देने वाला मौन है और अकस्मात मौन को चीर देने वाली मासूम सी चहचहाहट भी। ऐसे निर्जन समय में जब सबके होते हुए भी आदमी बिल्कुल अकेला है, ऐसे समय में उसके भीतर के डरावने मौन को सुनने का प्रयास भी जरूरी है। उन स्थितियों का भी अध्ययन करना जरूरी है जो मनुष्य के भीतर निराशा बनकर छाई हुई थी। संक्रमण की जिन स्थितियों में देश ने अपने को विश्व से, राज्य ने अपने को देश से, गांव ने अपने को शहर से और इंसान ने अपने को समुदाय से काटकर अलग कर लिया था, उसी अकेलेपन में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अवसाद के धुंध ने घेर लिया। ये दुर्भाग्य ही है कि उन स्थितियों में कुछ संवेदनशील हृदयों ने निराशा से बचने के लिए खुद खुशी का रास्ता चुना। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को खुद खुशी कविता में उठाते हुए कवि विनोद दास लिखते हैं, 1 अरब से ज्यादा की आबादी में दरअसल उनके लिए कोई कंधा न था, नहीं आगे बढ़ा कोई हाथ, आशा भी छोड़ चुकी थी साथ। वे अपने दुख में इतने अकेले, पराजित और कातर थे कि जिंदगी की अंतिम गली में सिर्फ उनके पास बचने के लिए मृत्यु ही थी। दरअसल खुदकुशी निराशा का वह चरम बिंदु है जहां पहुंच जाने के बाद मानव मस्तिष्क पंगु हो जाता है। ऐसे में अकेलेपन की अकुलाहट उसे मौत के दरवाजे तक खींच ले जाती है। पलट कर देखने पर यही भौतिक दुनिया एक दूसरी दुनिया दिखाई देने लगती है और उस पार की दुनिया अधिक सुरक्षित, अधिक अपनी, नितांत अपनी लगने लगती है। ये भ्रम ही होता है जिसे उसका निराश मन रच लेता है, जिसके सम्मोहन में वह उस ओर बढ़ता जाता है जहां पहुंचने का रास्ता मौत की चौखट से होकर गुजरता है। कभी उन लाचारियों को, उन संघर्षों की मौत का मातम, उन लाचारियों और उन संघर्षों की मौत का मातम नहीं मनाता, बल्कि समाज की उस निर्दयता पर चोट करता है जिसने उन चले जाने वालों की उपस्थिति को उनके रहते हुए नगण्य कर दिया था। विनोद दास जी आगे लिखते हैं, वे बच सकते थे जैसे बच जाती है प्रदूषित हवा में थोड़ी सी ऑक्सीजन, जैसे बच जाता है दवा के बिना सरकारी अस्पताल में मरीज, जैसे पेट पर लात मारने पर भी बच जाती है गर्भ में लड़की, जैसे दुख के अंतरिक्ष में बच जाता है गर्म आंसू, फर्श की पतली दरारों में चींटियों की तरह वे इस बेरहम दुनिया में गुजर बसर कर लेते अगर उनके काम मांगने वाले हाथ, काम मांगते हाथ दूर दूर आए नहीं जाते। यह लज्जा की बात है कि हमारा समाज ऐसा निर्मम और स्वमेव बन गया है कि हम अपने आगे दूसरे को देख ही नहीं पाते। किंतु समाज की ये दिशा समाज के हित में सही नहीं है। कोरोना कोई पहली महामारी नहीं है, इससे पहले भी लोगों ने महामारियों को झेला है। बेरोजगारी, अकेलापन, उदासी और निराशा जीवन का एक अंधेरा पक्ष हो सकती है, लेकिन जीने की आस्था और जीने का साहस किसी भी उदासीनता से ऊपर की चीज है। जीते जी मृत्यु के विषय में सोचना जीवन का अपमान करना है। हमें जीवन का सम्मान करते हुए जीवन को जीना है। डर और अकेला कर देने वाली आशंकाओं से बाहर निकलना है। पूरे आत्मविश्वास और पूरी जीविका के साथ इसी जीवन में जीना है। फर्श की पतली दरारों के बीच बने रहने वाली चींटियों का वो संकेत महज एक उदाहरण नहीं है, बल्कि ये स्व के अस्तित्व का विश्वास और उससे भी बढ़कर अपने संघर्ष का सम्मान है। एक दूसरी मौत भी है
जो संक्रमण के नाम पर अकारण खेद रही है। कवि विजय कुमार अपनी कविता तालाबंदी में किसी अज्ञात की खोज में जीवन और मौत के बीच की अमानवीयता को दर्ज करते हुए लिखते हैं, यह किसका इतिहास है? यह कब्र किसके लिए खोदी गई है? यह शव पेटिका किसके लिए बन रही है? वह जो मरेगा कल या परसों या उसके अगले दिन, वह जो दुनिया का 5,595वां संक्रामक रोगी है, पर जो अभी जिंदा है तुम्हारे आंकड़ों में। हमने ऐसे दृश्य इसके पहले कभी नहीं देखे सुने। जो कि अभी जिंदा है उसकी मृत्यु को निश्चित जान बड़े बेशर्म विश्वास के साथ उसके लिए कब्रें खोदी जाएं और खुद जाने के बाद इस बात का इंतजार हो कि कब उसकी सांसें उखड़े और उसके शव को यहाँ दफना कर छुट्टी पा ली जाए। क्या रोगी के प्रति, अपने उस नागरिक के प्रति व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल इतनी सी है कि उसकी संक्रमित लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगा दिया जाए? क्या उसे बचाने या बचा पाने का प्रयास जरूरी नहीं? क्या देश के नक्शे पर मरने वाला वह एक आंकड़ा भर ही है? कुल आबादी का 0.000% जिसके होने न होने से आबादी की गिनती को कोई क्षति नहीं पहुंचती। अगर ऐसा है तो हमारे बचे रहने की जरूरत किसे है और न बच पाने की परवाह किसे है? विजय कुमार जी आगे लिखते हैं, रोज मरने वालों के आंकड़े मेरे समय की सबसे बड़ी खबर थी और मृतकों की संख्याएं वे रोज पहले से ज्यादा थी उत्तेजक। रोज एक विकराल शोर शराबे में मनाया जाता था मृत्यु का महोत्सव, एक अलग तरीके से। रोज एक नई दिलचस्पी का सामान जुटाया जाता था, कितनी मेहनत से। व्यक्ति की मौत की त्रासदी को इस प्रकार आंकड़ों में बदल देने का ये जो खतरनाक खेल इस सदी में चला है, ये आने वाले समय में जनजीवन के जनमानस को गहरे प्रभावित कर देगा। विजय कुमार जी आगे लिखते हैं, एक वरिष्ठ कवि कह गया कि संसार की सभ्यताएं अपने अंतिम दिन गिन रही है। दूसरा वरिष्ठ कवि जाते जाते कह गया, मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी, यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में। एक सजग कवि की इन पंक्तियों में संक्रमण और सभ्यता दोनों की चिंता है। सभ्यता रोग में लपेटकर दफनाने की वस्तु नहीं है और न ही संक्रमण के नाम पर संस्कृति का बदल जाना भविष्य के लिए कोई अच्छा संकेत है। सभ्यताएं और संस्कृतियां सौदेबाजी की सस्ती वस्तु नहीं है, इसलिए कवि के इन शब्दों में उन्हें बचा ले जाने की एक तड़प है और कुछ नहीं तो अपने भावों, शब्दों और रचनाओं के माध्यम से वो इसे अपनी भाषा में सुरक्षित कर लेना चाहता है। उनकी पंक्तियां हैं, मैं अपने वरिष्ठ कवियों के अस्थि कलशों को स्पर्श करना चाहता हूँ और संसार के सारे म्यूजियम फिलहाल इस वक्त लॉकडाउन की घेराबंदी में है। कोरोना काल का संकट वास्तव में संक्रमण का संकट नहीं है, यह सभ्यता का संकट है। इस संकट ने हमें एक दूसरे के प्रति सशंकित कर दिया, सामाजिक दूरी के नाम पर समुदाय से काटकर हमें अकेला कर दिया। हम एक अदृश्य भय से डरे हुए हैं, इतना कि एक सामान्य से फल बेचने वाले से फल खरीदते समय उसके ठेले पर रखे लाल रंग के सेब को हाथ में लेने से डर रहे हैं, जिससे कि वो सेब न होकर परमाणु का गोला हो। इस भौतिक जगत में वैज्ञानिक दृष्टि से जीने वाला व्यक्ति आज भौतिक वस्तुओं में अदृश्य की कल्पना से डरने लगा है, जबकि वास्तव में हम वस्तुओं और व्यक्तियों से नहीं, अपनी उस शंका और आशंकाओं से डरे हुए हैं जो संक्रमण के नाम पर हमारे दिलों और दिमाग में उपजाई जा रही है। संक्रमण के डर से एक भरा पूरा परिवार अपने बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़कर भाग रहा है। लोग बीमार की सहायता करने से डर रहे हैं। पड़ोसी को देखकर पड़ोसी मुंह फेरने लगा है। एक दूसरे से के ठीक सामने होते हुए भी
लोग एक दूसरे को अकेला छोड़ रहे हैं। हमने स्वच्छता के नाम पर दूरी बना ली, सतर्कता के नाम पर शक को जन्म दिया, पड़ोसी से मुंह मोड़ दिया, खिड़की से दूर के घर से में दिखने वाले लोगों को केवल इसलिए मुस्कान नहीं दी कि कहीं अपनापन महसूस करते हुए वो हमसे मिलने हमारे घर न चला आए। हमने सोशल डिस्टेंसिंग की सुविधा वाले सोशल मीडिया को अपनी दुनिया बना ली और जो दुनिया हमारे आसपास थी हमने उसके प्रति अपने कानों में रुई ठूंस ली। संक्रमण ने समाज की मानसिकता को बदल दिया है। इस समय ने हमें लूटना सिखाया है। किसी और को कोई सामान मिले न मिले, लेकिन मेरे परिवार के लिए 4 महीनों का राशन घर में सुरक्षित होना जरूरी है। ऐसे भावों से बिल्कुल हमें तालाबंदी के शुरुआती दिनों में भर दिया गया था। हमने सुना था कि अगला युद्ध यदि होगा तो पानी के लिए होगा, लेकिन इस महामारी में हमने अमेरिका और यूरोप जैसे समृद्ध देशों के लोगों को टॉयलेट पेपर के लिए लड़ते देखा। तालाबंदी की शुरुआत में हमने टीवी न्यूज चैनल्स पर ऐसे तमाम दृश्य देखे जिसने दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे मन को सशंकित कर दिया। उन तमाम एंकर्स के चेहरे, उनके चेहरों के हाव भाव हमें आज भी याद हैं, जिन्होंने चीख चीख कर हमें दूसरों पर शक करना सिखाया। दिन रात झूठ और दिखावे का प्रदर्शन करने वाले इन न्यूज एंकर्स के प्रति सचेत करते हुए कवि विनोद दास अपनी कविता, अपनी देश कविता में लिखते हैं, इसे बुरा सपना समझने की भूल मत करें। यह एंकर विषैले वायरस से भी अधिक खतरनाक है। यह दुष्ट आपके पड़ोसी से बोलचाल बंद करा सकता है, शहर में दंगा करा सकता है, फिजूल की लंतरानियों की ओट में आपकी तकलीफ और आपका अन्याय छिपा सकता है। इससे बचना होगा, उसे महामारी की तरह। दरअसल इस समय हम एक नहीं कई बीमारियों से घिरे हुए हैं। संक्रमण का एक रोग तो फैला हुआ ही है, लेकिन झूठ और भ्रम का एक घातक रोग इस समय समाज को घेरे हुए है। वर्ल्डोमीटर में संक्रमितों और मृतकों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दृश्य पटल पर चमकती हुई बस्तियों के घिनौने कृत्य का भ्रमजाल बुना जा रहा है। टीवी पर यहाँ पे दृश्य पटल मैंने टीवी की ओर मैंने संकेत किया है कि टीवी पर चमकती हुई बस्तियों के खिलौने कृत्य का भ्रमजाल बुना जा रहा है। जो स्वस्थ है वो एक अनजाने नशे में डूबो डूबो कर चूर किए जा रहे हैं, और जो दिमागी तौर पे स्वस्थ हैं उनकी दशा भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक इसी परिदृश्य को शंभुनाथ जी अपनी रचना टीवी और कौवे में स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि एक ही खिड़की है घर में जहां से दिख सकता है देश, पर यहाँ भी छिपा होता है देश। छिपी होती हैं खबरों के पीछे खबरें, कभी सुनाई पड़ते गड़गड़ाहट, युद्धक विमान, और खो जाती बेरोजगारी की आखिरी चीख। कभी दिखते लड़ते हुए पाले तितर बटेर, चिल्लाते तब तक जब तक खो नहीं जाते शब्द। आगे वो कहते हैं, देखिए गहरी पंक्तियां हैं, गहरी पंक्तियां, इसे समझने की जरूरत है। आगे वो कहते हैं कि चिल्लाओ की अदालत जारी है, दे रहे हैं सुनवाई से पहले सारे फैसले। सच हाँफ रहा है झूठ के रंगीन पंजों में, छिपा है एक पुरुष पर्दे में, जबकि एक स्त्री रो रही है। हर 10-10, 20-20 मिनट पर एक सी खबर, सारे कौवे जाने कहां चले गए। एक समय था जब लेखक की लेखनी जनता की आवाज होती थी, जनता के पक्ष में तटस्थ होती थी, जनता का विश्वास होती थी। आज के मीडिया ने लेखक की उस लेखनी को
पर्दे में ढांक दिया है और अपनी ही आवाज को जनता की आवाज बताकर समाज के बीच धुंध और धुएं का एक भ्रमजाल रच दिया है। आज वे उलूल जुलूल मुद्दों के पक्ष में खड़े चिल्लाते हैं और 135 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में अपने साथ खड़ा बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 2 करोड़ बेरोजगार हो चुके लोग, वो 2 करोड़ युवा आज के समय पर सड़क पर, सिग्नल पर, बैंकों की कतारों में खड़े लोगों से, जाने अनजाने यात्रियों से जहां तहां जरूरत भर की सैलरी वाले जॉब का पता पूछते फिर रहे हैं। ये है सच्चाई। 1 करोड़ लोग जो शहर से गांव गए थे, वे गांव से अपमानित होकर धीरे धीरे शहर लौट रहे हैं। वो किसी तरह जैसे तैसे अपना काम ढूंढ रहे हैं, रोजी रोटी ढूंढ रहे हैं। लोगों की सशंकित निगाहें झेल रहे हैं। कोर्ट के अचानक मिले आदेश से परेशान लाखों विद्यार्थी किताबों में आंखें गड़ाए वैकल्पिक प्रश्नों से इस समय द्वंद्व कर रहे हैं। कई करोड़ निम्न वर्गीय परिवार जान की परवाह किए बिना रात की रोटी के लिए कोरोना संक्रमितों के बीच काम करने के लिए विवश हैं। कई करोड़ व्यापारी अपने उजड़े हुए दुकानों और उखड़ी हुई कमाई की जड़ें जमाने में जुटे हुए हैं। जिस समय आधे से ज्यादा भारत अपने अपने संघर्षों, अपनी चुनौतियों से जूझने में लगा हुआ है, तो फिर वो कौन सी जनता है? वो कौन सी जनता है जो मन गढ़ंत कहानियों पर मीडिया के साथ खड़ी है? मैं सोचती हूँ कई बार जब मैं देखती हूँ मीडिया में कि वो कहते हैं कि भारत हमारे साथ खड़ा है, पूरा भारत हमारे साथ खड़ा है, मैं सोचने में विवश हो जाती हूँ कि कौन सा भारत उनके साथ खड़ा है। यहाँ तो लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे पड़े हैं, अपनी रोटी के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके साथ खड़े होने की फुर्सत किसके पास? फिर ये लोगों के साथ खड़े होने का भावजाल क्यों? शंभुराज जी के शब्दों में पर्दे के पीछे के सत्य और पर्दे पर दिख रहे दृश्य के भेद की गहराई को समझने की जरूरत है। हम अपने आसपास ऐसे तमाम लोगों को देख रहे हैं जो हर घर से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। उस स्त्री को भी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर हर सुबह सड़क पर झाड़ू लगा रही है। वह फेरी वाला जो गली मोहल्लों में घूमकर फल और सब्जी बेच रहा है। वह दूध वाला जो हर घर में सुबह सुबह दूध पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें संक्रमण का डर नहीं है। वास्तव में उनके लिए भूख की समस्या रंगीन पर्दे पर परोसी जा रही समस्या से कई गुना बड़ी, और आज के समय की यही कड़वी सच्चाई है। हमने देखा है कि इस बीच कविता में बहुत लिखा गया, हम सब देख ही रहे हैं, आए दिन हम देख रहे हैं, पत्रिकाओं में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, फेसबुक पर है, हम देख रहे हैं कि लोग लगातार लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। अपनी अपनी संवेदनाओं को वो अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में, अपने अपने भावों को उतारने का वो प्रयास कर रहे हैं। इस बीच बहुत लिखा गया और बेहद संवेदनशील लिखा गया। यहाँ उन सबका जिक्र संभव नहीं है। ये भी मैं कहूंगी कि उन सारी रचनाओं को इकट्ठा करके उन सब के पर एक गहरे अध्ययन की आवश्यकता है। ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये जो कोरोना काल का समय है, साहित्य का कोरोना काल कहें या कविता का कोरोना काल कहें, हो सकता है आने वाले समय में हमारे शोधार्थियों के लिए ये एक शोध का विषय बन जाए, क्योंकि एक व्याख्यान के विषय के लिए तो ये विषय बहुत बड़ा है और मैं किसी भी कीमत पर इस काल की सारी रचनाओं पर न्याय नहीं कर सकती। हालांकि मैंने अपनी इस वक्तव्य को तैयार करने से पहले कई रचनाएं पढ़ी, खूब सारी रचनाएं पढ़ी, बहुत सी अच्छी रचनाएं, संवेदनशील कवियों की रचनाएं पढ़ी, लेकिन जहां मैंने दोहराव देखा, जहां मुझे लगा कि एक ही घंटे बोलना है और लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि एक ही चीज बार बार सामने आ रही है, इसलिए मैंने कुछ पंक्तियों को नहीं चुना, कुछ कविताओं को नहीं चुना।
लेकिन सच तो ये है कि किसे चुना जाए और किसे नहीं, ये एक गहरी चुनौती है। और मैं फिर दोहराती हूँ कि ये एक गहरे अध्ययन का विषय है। ये फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आने वाले शोधार्थी जरूर इस विषय पर शोध करेंगे। हम तो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, मैं भी कर रही हूँ। मैं अपनी बात नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं कोरोना काल पर एक किताब लिख रही हूँ। आज के अपने समय को मैं दर्ज कर रही हूँ, और सिर्फ इसलिए कि अगर भविष्य में कभी हमारे शोधार्थी इस विषय पर लिखना चाहें तो इस परिवेश को समझने के लिए उन्हें सहायता मिल सके। कविताएं, कहानियां तो मिलेंगी, लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी उनके हाथ लगे जो उन्हें सीखने और समझने का मौका दे, इस स्थिति को समझने का मौका दे। फिलहाल मैं अपनी बात को फिर वही शुरू से आरंभ करती हूँ जहां पर मैंने उसे छोड़ा था, कि इन सारी रचनाओं के अध्ययन की आवश्यकता है। शायद आने वाले समय में इन पर गहरा अध्ययन भी हो। फिर भी इन सब के बीच कुछ खाए पिए अखाए हृदयहीन वर्ग द्वारा गिराए गए झूठे आंसुओं की कुछ सूख चुकी बूंदें भी हैं, जो बेहद मार्मिक प्रसंगों पर सोच समझकर बहाई गई हैं, जिनको सामने लाते हुए कवयित्री अनामिका अनु अपनी कविता में, अपनी कविता मैं क्वारंटीन में हूँ लिखती हैं। न्यूज में बता रहे हैं तुम्हें स्टेशन से मार डंडे भगा देते हैं, और से कुछ नहीं खाया डंडों के सिवा। 500 रुपए थे, सोते में कोई जेब से निकाल ले गया। इतनी गंदगी और मच्छर में तुम सो कैसे गए? सो बस आई थी, बैठ जाते। छत का 500, भीतर बैठने का 1000। देखिए कैसा करारा वार है। हमने देखा था, हमने सुना था, जो लोग ट्रकों में, बसों में, छतों पर ठूस ठूस कर भरे जा रहे थे। हमने सुना था कि वो बता रहे थे कि कहीं का किराया 3000 है तो कहीं 4000 है। छतों पर सवारी करने का भी अपना एक किराया था। कैसे अमानवीय, कैसा अमानवीय समय है। कैसे समय को जी रहे हैं। कवयित्री इतने पर रुकती नहीं है, वे इस सच के वास्तविक चेहरे को उखाड़ते हुए इसी प्रसंग पर आगे भी लिखती है। क्या लिखती है, ध्यान से सुनिएगा। काश कि तुम में से कोई लिखता एक कविता और ढहा देता एसी में पेट भर खाकर लिखी गई मेरी कविता को, लिखी गई मेरी कविता के बुर्ज खलीफा को। मैंने कहा था ना, मैं बहुत निर्मम हूं, उससे भी विभत्स है मेरा ज्ञान। इस पूरी कविता को पढ़िएगा। ये कविता मैं बहुत कम पढ़ रही हूँ, और इस पूरी कविता के पढ़े जाने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि कवयित्री कहाँ चोट कर रही है। जब तक उस पूरी कविता को पढ़ेंगे नहीं, तब तक कवयित्री की बात को आप नहीं समझेंगे कि कोरोना काल पर कहाँ कहाँ, किन किन स्थितियों में, किस किस तरह से लिखा जा रहा है। मैं, जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जितना मैं कह रही हूँ, जितना मैं बता रही हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। लेकिन आप खोजिए इससे भी बहुत ज्यादा। पढ़िए, तलाशिए, समझिए अपने समय को, क्योंकि आपका समय केवल सोशल मीडिया और गेम्स में ही नहीं है। समय दर्ज होता है साहित्य में, उसे साहित्य से समझने की जरूरत है। और टीवी के स्क्रीन, वो तो बिल्कुल छोटे हैं, उन पर बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। अगर देखते भी हैं तो उसके पीछे खूब सोचना समझना पड़ता है, एक तर्क लगा करके देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या वो वास्तव में सच है। मैं अपने वक्तव्य के बिल्कुल अंतिम में एक बिल्कुल बहुत जरूरी कविता की बात यहाँ करना चाहूंगी, और एक बेहद जरूरी शब्द का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगी। इन सारे शब्दों से परे, सारे सारे शब्दों से परे एक बेहद जरूरी शब्द है प्यार, प्रेम, जिसका इस समय अकाल पड़ा हुआ है। प्यार इस दौर का सबसे बदनसीब शब्द बनकर रह गया है। मानवता को बचाने वाला वो शब्द जिसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके होने की एक खूबसूरत कल्पना करते हुए कवि
स्वप्निल श्रीवास्तव अपनी कविता में लिखते हैं, कितना अच्छा हो कि प्रेम का कोई वायरस हो, कितना अच्छा हो कि प्रेम का कोई वायरस हो और उससे सारी दुनिया संक्रमित हो जाए, तानाशाह मनुष्य बन जाए और मनुष्य पहले से भी श्रेष्ठ। कितना अच्छा हो कि दुनिया की सारी भाषाएं खत्म हो जाएं और प्रेम हमारे संवाद की भाषा बन जाए। काश कि ऐसा कोई वायरस निकलता, काश कि प्रकृति किसी ऐसे वायरस को उपजाती और कुछ इस तरीके से मनुष्य को उसकी गलतियों का पाठ पढ़ाती। ऐसी कल्पना कवि ही कर सकता है। मुझे नहीं पता कि वास्तव में ये कभी संभव है या नहीं, किंतु कविताओं में, कल्पनाओं में ऐसी बात संभव है। इसीलिए जरूरी है कि कल्पनाएं भी की जाए। जीवन को बचा ले जाने के लिए सपने भी जरूरी है, उतने ही जरूरी है। इसलिए सपने भी देखे जाए, कल्पनाएं भी की जाए, क्योंकि सपने देखेंगे, कल्पनाएं की जाएंगी, तभी उसे पूरा करने का प्रयास भी किया जा सकेगा। स्वप्निल श्रीवास्तव जी की ये पंक्तियां पढ़ते हुए मुझे कुंवर नारायण जी की पंक्तियां याद आ गई। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों। मैं नहीं पढ़ूंगी उस कविता को, आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। मैं बस एक इशारा मात्र दे रही हूँ कि किस तरह से कुंवर नारायण जी ने जो बात कही थी प्रेम को लेकर, नफरत को लेकर, पढ़िएगा वो कविता। समय बहुत हो गया, लगभग मैं घंटे भर से बोल रही हूँ और शायद आप सुनते सुनते थक गए हैं, बोर हो गए होंगे, न भी हुए हो तब भी। अपनी बात को समेटते हुए अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि साहित्य समाज की श्रेष्ठतम निधि है। जी, धन दौलत और बंगले गाड़ी शोहरत ये सब तो सब तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो मनुष्य की देन है उसका अपना साहित्य, जो एक जिसमें अभिव्यक्ति की क्षमता है, उसकी जो उसकी देन है साहित्य, ये समाज की श्रेष्ठतम निधि है। लेकिन लेकिन मनुष्य का जीवन साहित्य से भी कहीं बड़ा बड़ा है। साहित्य श्रेष्ठ है, लेकिन जीवन साहित्य से भी बड़ा है, कहीं बड़ा है। जहां अभिव्यक्ति है, शब्द है, भाव है, वहां कविता में जीवन की व्याख्या है। लेकिन जहां दर्द है, पीड़ा है, संघर्ष है, लेकिन कहने का साहस नहीं है, जिनके पास शब्द नहीं है, जिनके पास अभिव्यक्ति की कला नहीं है, जीवन वहां भी है। हो सकता है कि जो देखा गया, जो लिखा गया, वो बहुत सीमित हो सकता है कि पीड़ाओं की दुनिया कवियों की पहुंच से कुछ दूर और भी हो, शायद जिन तक हम अब भी पहुंच नहीं पाए हो। आपने मुझे सुना, मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। आप सभी ने मुझे सुना, बिल्कुल धैर्य पूर्वक मुझे सुना, मुझे सुनने की इच्छा प्रकट की, और मेरे इस प्रयास को आपने जांचने का जो ये सोचा होगा, या जैसे भी, या कविता की रुचि के जरिए, या जिस भी तरह से आपने जो समय मुझे यहाँ पर दिया, मैं उसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। मैं मार थाना स्ट्रेस कॉलेज की और मिनी मैम की, यहाँ की जो विभागाध्यक्ष हैं, और जो मिनी मैम की जो कुलीग हैं, जिन उन सब के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। जो सारे विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो प्राध्यापक गण यहाँ जुड़े हुए हैं, श्रोता गणों में जो विद्वत जन, जो मेरे मित्र, मेरे अपने, मेरे वो सारे पढ़ने लिखने वाले जो साहित्य की रुचि से यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
मिनी मैम। हाँ मैम, अब चर्चा का समय है। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके चर्चा में भाग लीजिएगा। जी, अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जितना मैंने अध्ययन किया है उसमें से मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मैम, रेमिसा जी ने विनती की, आपने इस महामारी के संदर्भ में जिन कविताओं को चुन लिया है उनका जी शीर्षक एक बार और दोहराएंगे तो उनकी बेटी सहायता होगी। जी, दोहरा देखिए। सारी कविताओं का शीर्षक और कवियों के नाम भी मैं मैडम बोल देती हूँ ताकि विद्यार्थी उसको पढ़ें। और इतना ही नहीं, आप और भी पढ़ें आप, लेकिन फिलहाल जिनका संदर्भ मैंने यहाँ लिया मैं उनको पढ़ना चाहूंगी। मैंने यहाँ पर महानगरीय कवि और बेहद संवेदनशील कवि और आलोचक समीक्षक कवि विजय कुमार जी की पंक्तियों का भी संदर्भ लिया था। उनकी कविता मैं बता देती हूँ, शीर्षक लिख लीजिए आप लोग। शब्दों के बाहर था यह सब, शब्दों के बाहर था यह सब। उसके बाद जो अगला संदर्भ मैंने लिया संजय कुंदन जी की कविता का। संजय कुंदन जी की वो कविता मैं यहाँ उसका शीर्षक मैं पढ़ रही हूँ, जा रहे हम। संजय कुंदन जी की कविता का यह शीर्षक है, जा रहे हम। उनकी यह कविता कोरोना में कवि नामक पुस्तक में छपी हुई है, बल्कि संजय कुंदन जी स्वयं इस पुस्तक के संपादक भी हैं। उसके बाद जो मैंने अगली कविता ली थी अश्लील है। अश्लील है कविता संध्या कुलकर्णी जी की कविता है। संध्या कुलकर्णी जी बेहद संवेदनशील और बेहद सजग कवयित्री है। इसके बाद जो मैंने रचना ली थी, और ये जो इनकी कविता की मैं बात कर लेती हूँ कि अश्लील है, ये जो कविता मैंने ली है संध्या कुलकर्णी जी की, ये मैंने उनके फेसबुक वॉल से ली थी। और ये कविता उन्होंने लगभग मई महीने में लिखी थी। उन दिनों, जिन दिनों के जो लोगों के सड़कों पर चलते चले जाने के दृश्य हम देख रहे थे, ये उन दिनों लिखी हुई इनकी कविता है, जिसे हमने फेसबुक पर से मैंने इसको लिया था। क्योंकि मैं इस बीच लगातार लिखती रही हूँ, पढ़ती रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी इस पर लिख रही हूँ, इसलिए मैं चारों ओर देखती रही कहाँ क्या चल रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं। और सच कहूँ तो ये जो मेरा अभी जो मैंने प्रस्तुतिकरण आपके सामने दी, एक घंटे की ये प्रस्तुति, ये एक घंटे मात्र की नहीं थी। इसके पीछे लगभग मेरे इस 4-5 पूरे महीनों का ऑब्जर्वेशन था, मेरा पूरा निरीक्षण था, वरना ये चीज इतने आसानी से संभव नहीं हो पाती। एक अगली कविता जो मैंने ज्योति चावला जी की कविता की बात की थी, उसका शीर्षक लिख लीजिए, उनके पैरों की आवाज से कांप रही है पृथ्वी। उनके पैरों की आवाज से कांप रही है पृथ्वी। ये कविता ज्योति जी की कविता इसी महीने के वागार्थ में छपी है। 16 से 30 सितंबर का जो वागार्थ का अंक है, डिजिटल अंक है, आपको वहां ये कविता पढ़ने को मिल जाएगी। उसके बाद मैंने जो कविता पढ़ी थी देवी प्रसाद मिश्र जी की कविता, शीर्षक लिख लीजिए, देवी प्रसाद मिश्र जी की कविता, शीर्षक है अगर हमने तय किया होता कि हम गांव नहीं जाएंगे। शीर्षक लंबा है, अगर हमने तय किया होता कि हम गांव नहीं जाएंगे। इस शीर्षक से ये कविता आपको कोरोना में कवि नामक उस पुस्तक में मिल जाएगी, जिसे संजय कुंदन जी ने प्रकाशित संपादित किया है। उसके बाद आपको ये अगली पंक्तियां मैं बताती हूँ। अगली पंक्तियां हैं ज्योति चावला जी की कविता। मैंने एक और कविता उनकी ली थी, ज्योति चावला जी की, केवल एक रंग। केवल एक रंग, ये कविता भी आपको ठीक वागार्थ में उसी अंक में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने एक कविता का जिक्र किया था
विष्णु नागर जी की कविता का जिक्र किया था। लिख लीजिए, विष्णु नागर जी। कविता का शीर्षक है 2020 में गांव की ओर। 2020 में गांव की ओर। उसके बाद मैंने एक कविता का जिक्र किया था, निरंजन क्षत्रिय जी की ये कविता है, कोरोना कब जाएगा, जिसमें मैंने उस बच्चे की सिसकियों की यहाँ पर उसको मैंने परखने का प्रयास किया था कि वो क्या लिखना चाह रहे हैं उन सिसकियों के पीछे। उसे समझने की जो मैंने कोशिश की थी, वो कविता है कोरोना कब जाएगा, निरंजन क्षत्रिय जी की रचना है। उसके बाद जो रचना मैंने ली थी, हरि मृदुल जी की रचना, और उसका शीर्षक है फिर भी। हरि मृदुल जी की यह रचना है। उसके बाद मैंने एक रचना ली है बोधिसत्व जी की, कवि बोधिसत्व जी की रचना है, जिसका शीर्षक है प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा है, जिसमें कि आम आदमी के घर में कैद व्यक्ति के जो मन की जो अकुलाहट है, व्याकुलता है, उसको दिखाने का उन्होंने प्रयास किया था, जिसे मैंने यहाँ पर चुना। मैंने ऐसी एक कविता चुनी जिसमें मैं एक एक पक्ष को उजागर कर सकूं। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर कहती हूँ कि मैंने एक एक ऐसी कविताएं चुनी, वो पंक्तियां चुनी जिसमें एक एक पक्ष दिखाई दे, क्योंकि जहां पे बार बार दोहराव हो रहा था वहां मैंने उससे बचने की कोशिश की। रचनाएं और भी हैं, बहुत संवेदनशील है और पढ़ा जा सकता है, ये और अध्ययन का विषय है। उसके बाद एक कविता मैंने यहाँ पर ली थी, दो कविताएं, छोटी कविताएं ली थी मैंने अशोक बाजपेयी जी की, वरिष्ठ कवि अशोक बाजपेयी जी की दो छोटी छोटी कविताएं। पहली कविता एक चिड़िया, पहली कविता निर्जन में, जो चिड़िया का जिक्र है वो उस कविता का शीर्षक है निर्जन में। और दूसरी कविता अशोक बाजपेयी जी की, जिसका शीर्षक है एक दीवार। अच्छा, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अशोक बाजपेयी जी की ये जो दोनों छोटी रचनाएं हैं, ये मैंने मुक्तिपथ पेज पर 2 दिन पहले अशोक बाजपेयी जी लाइव हुए थे। उनका ये 80वां वर्ष चल रहा है और इसी समय उनका एक कार्यक्रम मुक्तिपथ पेज पर था और उस पेज को मैं सुन रही थी और उसी समय मैंने सुना, उन्होंने अपनी 6 महीनों के भीतर लिखी हुई छोटी छोटी पंक्तियों को वहां पर सुनाया था। मैंने झटपट वहीं से ये पंक्तियां नोट कर ली थी आपको बताने के लिए कि किस तरीके से हमारे उन दिनों में, जिन दिनों में कोई नहीं था हमारे साथ, उन दिनों में कुछ ऐसे बिंब थे, कुछ ऐसी जैसे छोटी चिड़िया है, पुकारे हैं, दरवाजा है, खिड़कियां हैं, जिनके ऊपर शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया, जिनकी ओर ध्यान नहीं गया हमारा, जिनकी हमने कभी चर्चा नहीं की, जिन्हें हमने कभी महत्व नहीं दिया, वो चीजें कितना हमारा साथ दे रही थी, ये मैंने उनकी कविता में जाना और इसलिए मैंने उस पक्ष को यहाँ पर लिया ताकि आपको ये भी सुनने में आ जाए। अभी मुझे पता नहीं है कि ये वो पंक्तियां कहीं प्रकाशित है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है, पर मैंने उनके लाइव बोलते हुए इन पंक्तियों को नोट कर लिया था, बल्कि संदर्भ में भी मैं वही संदर्भ आपको दे रही हूँ। एक कविता मैंने खुदकुशी पर बोली थी, पढ़ी थी, संदर्भ लिया था उसका। ये कविता है विनोद दास जी की कविता खुदकुशी। विनोद दास जी आज के समय में बेहद संवेदनशील ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं। चुपचाप वो इन संवेदनाओं पर लिख रहे हैं बिना किसी शोर के, और उनके फेसबुक वॉल से मैंने ये कविताएं ली थी। आप देखेंगे कि ये अलग अलग जगह से ली गई कविताएं, कहीं किताब से ली गई हैं, तो कहीं फेसबुक वॉल से ली गई हैं, तो कहीं लाइव में सुनते सुनते ली गई हैं, कहीं किसी न्यूज़पेपर से ली गई हैं, तो कहीं किसी पत्रिका से ली गई हैं। उसके बाद उन्हीं की एक और उन्हीं की रचना खुदकुशी की बात मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। और फिर एक और रचना विजय कुमार जी की, मैं उसका यहाँ पर जिक्र करूंगी। शीर्षक आप लिखिए, जरूर लिखिए, तालाबंदी में किसी अज्ञात की खोज। ये कविता पढ़ने लायक है, पढ़िएगा। तालाबंदी में किसी अज्ञात की खोज, कि किस प्रकार से कवि एक अज्ञात को खोज रहा है। वह अपने वरिष्ठों के कहे हुए उन शब्दों को, कविता के उन इशारों को खोज रहा है, समझ रहा है, क्योंकि वो चंद
वो चिंतित है अपनी सभ्यता को, संस्कृति को और उन आंकड़ों को बचाने के लिए जो आंकड़े नहीं है, मनुष्य है, जीवन है। कविता मैंने फेसबुक वॉल से ली थी। उसके बाद उन्हीं की ये लंबी कविता है, उसी में से ली थी। उसके बाद मैं अगली कविता आपको बता देती हूँ, डिटेल उसकी दे देती हूँ। विनोद दास जी की एक और कविता मैंने यहाँ पर आपको बताई, देश कविता। देश कविता जहां पर उन्होंने टीवी एंकर्स को यहाँ पर संबोधित करते हुए लिखा था, उनकी सच्चाई को उघाड़ते हुए जो हमें बताया था कि एंकर विषैले वायरस से भी अधिक खतरनाक है। ये कविता देश कविता विनोद दास जी की, इसको भी मैंने फेसबुक से लिया था। इसके बाद एक कविता मैंने शंभुनाथ जी की ली। शंभुनाथ जी की ये कविता टीवी और कौवे। ये कविता अभी उनकी बहुत जल्दी में मुझे वो कविता मिली थी, कुछ मुझे लगता है हफ्ते भर पहले। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, साहित्यिक ग्रुप है हमारा, वहां पर वो कविता उनकी मुझे पढ़ने को मिली थी और बाद में ये रचना मुझे फेसबुक वॉल पर भी देखने में आई थी। बहुत महत्वपूर्ण लगी ये रचना मुझे, मैंने उसे यहाँ पर अपने आलेख में ले लिया था। उसके बाद एक रचना का मैंने जिक्र किया था, आपको बताया था, कवयित्री अनामिका अनु के बारे में बताया था। आपको मैं बता दूं, कवयित्री अनामिका अनु आपके केरल की कवयित्री हैं और उनकी रचना मैं क्वारंटीन में हूँ, मैं क्वारंटीन में हूँ, ये रचना 4 सितंबर को प्रभात खबर में प्रकाशित हुई थी। 4 सितंबर को प्रभात खबर में मैं क्वारंटीन में हूँ और बाद में ये रचना उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर डाली थी, जहां से मुझे एक रचना मिली है। उसके बाद एक और रचना में, जो अंतिम रचना का मैंने जिक्र किया था, कितना अच्छा हो कि प्रेम का कोई वायरस हो, ये कविता मैंने स्वप्निल श्रीवास्तव जी के फेसबुक वॉल से लिया था और ये रचना उन्होंने लिखी थी 31 मार्च 2020 को। तो इस रचना को भी आप देख सकते हैं। मुझे नहीं पता ये रचना उनके अभी तक प्रकाशित हुई या नहीं, शायद हो गई होगी क्योंकि ये मार्च में उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर डाला हो था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग मार्च से लेकर अशोक वाजपेयी जी द्वारा सुनी हुई परसों के दिन की कविता, अर्थात इस 6 महीने में, इस 5-6 महीने के बीच जो भी कविताएं मुझे अलग अलग यहाँ वहां सुनने में मिली और जो मुझे लगा कि उसका जिक्र होना जरूरी है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। उन सबको दे दिया मैम, सारी कविताओं का शीर्षक दे दिया है मैंने। और कोई सवाल? ओके, धन्यवाद मैम। और किसी विद्यार्थी का कोई सवाल है तो आप चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी जी। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि आपको और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए ना। हेलो मैम, मेरे मन में एक सवाल है। आपने लोगों की समस्या और परिस्थितियों को लेकर उनका अनुभव किस तरीके से लिखना चाहा, क्योंकि अनुभव के सिवाय तो कोई लेखन कर ही नहीं सकता। देखिए, मैं आपको बताऊं तो साहित्य सबसे पहले अनुभूति का ही विषय है, क्योंकि जब तक आप दूसरों की समस्याओं की अनुभूति नहीं करेंगे, आप महसूस नहीं करेंगे, उस पीड़ा को आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप लिखेंगे कैसे? साहित्यकार यही तो करता है। जिनके पास शब्द नहीं है, मैंने कहा ना, जिनके पास, अंत में मैंने कहा था कि जिनके पास शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, अभिव्यक्ति की कला नहीं है, जीवन उनके पास भी है। तो ऐसे लोगों की संघर्षों को, उनके दुखों को, पीड़ाओं को समझना और समझकर उसकी अनुभूति करना। जिस समय मैं जिक्र कर रही थी, हरि मृदुल जी की कविता का जिक्र कर रही थी और मैं बता रही थी कि किस तरह वो गोल रोटियां रेल की तरह दौड़कर उसकी नींद में चली आती हैं और वो अपने बिस्तर पर ठीक उसी प्रकार छटपटाता रहता है जैसे उस रात पटरी पर सोए लोग छटपटा रहे होंगे। ये अनुभूति का ही तो विषय है। आप जब तक उसमें गहरे डूबेंगे नहीं, तब तक आप जानेंगे कैसे?
यही तो एक इशारा है कि अगर आप बिना डूबे लिखना चाहते हैं तो अनामिका अनु ने जो कविता में इशारा किया है वो क्या है? वो यही तो है कि ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल क्वारंटीन में हैं, एक एसी के कमरे में हैं, जो बिल्कुल खाए पिए हुए हैं और आराम से बैठकर लिख रहे हैं। पता नहीं उन्होंने अनुभव किया भी है या नहीं, और उनके पास शब्द है, भाषा है, से लिख रहे हैं। उसी उसी इसी बात की ओर तो वो कटाक्ष कर रही है कि ऐसा भी है। लेकिन अगर फिर भी मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जब तक बात में, उस साहित्य में या साहित्य की समीक्षा में जब तक अनुभूति नहीं होगी, रचना दिल को छुएगी नहीं, बातें दिल को स्पर्श नहीं करेंगी, तब तक वो अच्छी नहीं लगेंगी और उससे भी बढ़कर सच्ची नहीं लगेंगी। तो रचना में अनुभूति का होना जरूरी है, उस दूसरे की पीड़ा को महसूस करना जरूरी है, और यही चीज है मनुष्य होना। इसी को कहते हैं मानवीयता अपने भीतर जगाए रखना। क्योंकि जब आप मनुष्य होंगे, आपके भीतर मानवीयता बची रहेगी, मनुष्यता बची रहेगी, तभी तो आप दूसरे की पीड़ा को महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद मैम। जी, और कोई सवाल है? मैंने आप सब लोगों को बोर तो नहीं कर दिया बहुत? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पूरी सजगता से सुना होगा मुझे, मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत संवेदनशील रचनाएं थी, बड़े मार्मिक प्रसंग हमने देखे हैं अपने समय में। ये हमारा दुर्भाग्य है या क्या कहें कि हमने इस समय को अपनी आंखों से देखा है। जी, और कोई सवाल? विद्यार्थी और कोई सवाल पूछना चाहें? तो माननीय जयश्री सिंह जी, अब हमारे सामने सभी प्रतिभागियों के सामने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। तो हमें बहुत आपका वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। हम आभारी हैं आपके प्रति, हम तो बहुत बहुत खुश हो गए हैं। अब मैं धन्यवाद अदा करने के लिए हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर CBMM को सविनय आमंत्रित करती हूँ। माराथनीशस कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर जयश्री सिंह जी ने कविता का कोरोना काल विषय पर अपना विद्वतापूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। कोविड-19 के संकट भरी स्थिति में साहित्य की प्रतिबद्धता और योगदान को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। माराथनीशस कॉलेज की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से और इस वेबिनार से जुड़े प्रतिभागियों की ओर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। इस वेबिनार के आयोजन में कॉलेज की मैनेजमेंट और आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शांति ए अविरा जी ने पूरा सहयोग दिया। उनकी प्रेरणा से ही इस कार्यक्रम का आयोजन हो पाया। हिंदी विभाग की ओर से और इस कार्यक्रम की ओर से मैं आपको धन्यवाद समर्पित करती हूँ। इस वेबिनार की संयोजिका एवं हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर मिनी वर्गीस जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा योगदान दिया। इस कार्यक्रम में कई विद्वज्जन, प्राध्यापक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं प्रतिभागी रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब इस वेबिनार से लाभान्वित हुए होंगे। इस वेबिनार की ओर से और कॉलेज की ओर से मैं आपको आभार प्रकट करती हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माराथनीशस कॉलेज के जैकब जी, ब्रिस्टो जी और एविन जी का तकनीकी सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। इस वेबिनार की ओर से मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार फिर सभी लोगों को बार बार धन्यवाद अदा करती हूँ। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर लेते हैं हम। नमस्कार। सभी प्रतिभागियों से हम अनुरोध करते हैं कि अब गूगल मीट से
लेफ्ट हो सकते हैं, लेफ्ट हो जाए। सभी प्रतिभागियों से